नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम, राहुल गांधी की गुजरात यात्रा। ये बात अलग है कि राहुल गांधी की गुजरात यात्रा से परेशान होकर कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी भी उसी समय गुजरात उतरे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी के लिए राह आसान है? 10 राज्य ऐसे इस देश में जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं, उसमें गुजरात है। पिछले 30-35 साल से गुजरात में कांग्रेस नहीं है, लगातार भाजपा शासन कर रही है। एक बार जब राहुल गांधी पूरे दल बल के साथ चुनाव में उतरे, स्वयं सेनानी बन के चुनाव को लीड किया अशोक गहलोत के साथ रह के, तब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उन्हें पसीना आया और भाजपा को उन्होंने 100 सीटें क्रॉस करने नहीं दी और 182 के हाउस में भाजपा 99 पे अटक गई और कांग्रेस 72। लेकिन उसके बाद फिर गुजरात पूर्ण रूप से दुर्रक्षित रहा और फिर स्थिति ये हो गई कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को मात्र 17 सीटें आई और भाजपा 157 सीटों पे अभूतपूर्व रिकॉर्ड कायम किया। फिर से यदि कांग्रेस को अपने पुराने दिन वापस लाने होंगे, तो कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। मोटे-मोटे तौर पे कहा जाता है कि 70 बड़े नेता अभी तक पार्टी छोड़ चुके हैं। मेरे पास कुछ आंकड़ा है और कुछ डाटा, जो मोटे-मोटे तौर पे 2011 से लेके 2025 के बीच में जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस के लोग परमानेंट इनवाइटी थे, इलेक्शन कमिटी में थे, एडवाइजरी कमिटीज़ में थे, ऐसे बड़े नेता राज्य स्तर के। उनमें से 11 ऐसे हैं जो लगातार चल रहे हैं, चाहे रिजल्ट दे या ना दे। गोहिल, भरत सिंह सोलंकी, मधुसूदन मिस्त्री, दीपक बाबरिया, सिद्धार्थ पटेल, जगदीश ठाकुर, तुषार चौधरी, करीडा पीरजादा, बालूभाई पटेल, चंद्रिका चुड़ासमा और 11वें नंबर पे आते हैं बालू भाई पटेल, 2 हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, 10 लोग जो 2011-25 के बीच में पार्टी छोड़ के गए। अर्जुन मोढवाडिया, शंकर सिंह वाघेला, नरसिम्हा अमीन, नरेश रावल, कुंवर जी बावलिया, सागर रियाका, बलवंत राजपूत, जवाहर चावड़ा, कश्मीरा नथवानी, रमीला देसाई। ये वो लोग हैं जो पार्टी छोड़ के गए। 2 लोग उसमें से ये हैं, दिनशा पटेल और करसन दास सोनेरी, ये रिटायर्ड हो गए, रेस्ट कर रहे हैं घर पे। 6 लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनमें नवचंद्र रावानी, माधव सिंह सोलंकी, हसमुख पटेल, अरविंद संघवी, उर्मिलाबेन पटेल और अहमद पटेल। पूरे इस बड़ी लिस्ट में 4 लोग ऐसे हैं कि जो इस समय यानी 2011 से 25 के बीच में नए चेहरे हैं, जिसे हम कहते हैं कि पार्टी ने जिसको चांस दिया स्टेट लेवल पे। अमित चावड़ा, परेश धनानी, शैलेश परमार और सुखराम राठवा। अब देखिए, जो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं कहीं घर बैठने का, वो 11 लोग कोई रिजल्ट नहीं दे रहे। 10 लोग तो छोड़ के चले गए, उन्होंने पार्टी पे एहसान किया। 2 लोग रिटायर्ड हो गए, 6 बेचारे स्वर्गवास हो गए और इसके अनुपात में 4 लोग सिर्फ नए आए हैं। क्या ऐसी पार्टी या ऐसे लोग, इस स्थिति में जो पार्टी है, इस स्थिति में कमबैक कर पाएगी? ये वस्तुस्थिति बताई मैंने आपको। कुछ जगह पे यदि मैं देखूँ तो एक समय ऐसा था कि खाम एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने किया था, बहुत अच्छा रहा। उसमें क्षेत्रीय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, खाम, KHAM,
या एक समय बादाम एक्सपेरिमेंट किया था, बख्शी, पंच, आदिवासी, दलित और मुस्लिम। मोटे-मोटे तौर पे जब गुजरात के तमाम नेताओं से मैं बात करता हूँ, तो एक बात सामने आती है कि 20% गुजरात का मतदाता जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है, 80% में ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम्स हैं, जो बाय एंड लार्ज कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या दिल्ली ने कांग्रेस को बर्बाद किया? या कांग्रेस में नया नेतृत्व उभरने नहीं दिया? या क्षेत्रीय क्षत्रपों की कांग्रेस ने सुनी नहीं? एक मोटे-मोटे तौर पे आप यदि मैं आकलन करूँ कि अभी राज्य में स्थानीय इकाई निकाय के चुनाव हुए। पूरे राज्य में सिर्फ एक तहसील है जहाँ पार्टी जीती, वो भी इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस थी, वह बीजेपी नहीं थी। जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 डिजिट में पार्टी नहीं आ पाई। पूरे गुजरात में 100 मुस्लिम तालुका सदस्य भाजपा के टिकट पे जीत के आए हैं। ये वार्निंग है कांग्रेस को। उसमें से 50% अनअपोज आए। एक आकल्प विधानसभा है, वहां पंचायत के 15 बिना सिंबल के लोग जीत के आए इंडिपेंडेंट, जिसे कांग्रेस ने अपने कहा के उस पे हाथ रख दिया, क्योंकि वर्तमान में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा का क्षेत्र है वो, और वहां सिर्फ 10 जो है वो बीजेपी को मिले। लेकिन 3 दिन के अंदर ये इंडिपेंडेंट में से 5 जाके बीजेपी को मिल गए, और वो जो एक तालुका पंचायत थी वो भी हाथ से चली गई। ये मैं वर्तमान स्थिति बता रहा हूं। अब आप देखिए, राहुल गांधी का एयरपोर्ट पे बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ, खूब भीड़ दिखाई दी। ये भीड़ किस कौन लेके आया था? जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन है, शहजाद खान, ये उसकी मेहनत थी जो लोग लेके आए थे। लेकिन बाकी पूरे प्रदेश से जो लोग आना था, क्या वो आए क्या? कई जगह पे लोग दिखाई नहीं देते। खासकर कच्छ जिले का रिप्रेजेंटेशन क्या कोई आया था? क्योंकि मैंने कम से कम कल से लेके आज तक 60 से 70 कांग्रेस के पुराने नए नेताओं से मैंने बात करके जो फीडबैक मुझे मिला, उसका आकलन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप फोटोग्राफ देखिएगा, राहुल गांधी सब लोगों के बीच में बैठे हैं। गुजरात की एकमात्र लोकसभा सांसद है गेनीबेन ठाकुर। ठाकुर ये गुजरात की सबसे बड़ी ओबीसी बैंक है, वोट बैंक। लेकिन आप यदि देखेंगे राहुल गांधी के लाइन में, राहुल गांधी और तमाम वो थकेले चेहरे हैं जिन्होंने अभी तक पार्टी को इतना बढ़िया रिजल्ट दिया, जिसके लिए पूरी पार्टी चिंतित है। और वो सांसद अकेली जो जीत के आई, वो बेचारी साइड लाइन में कहीं बैठी हुई। कई चीजें हैं। अक्सर जो मैंने कुछ लोगों से बात की तो ये पता पड़ा कि आज भाजपा लगातार जीत रही है। उसका कारण ये है कि भाजपा में पार्टी को अंदरूनी खेल कम होते हैं जितने कांग्रेस में। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसी का केस बताता हूँ। बोटाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, विधानसभा क्षेत्र नंबर 107। 2017 में मनहर पटेल को यहां से टिकट दिया गया। अशोक गहलोत ने पूरे सर्वे वर्वे करके उनको टिकट दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद बी फॉर्म दे दिया, उन्हें फॉर्म भर दिया।
और फॉर्म भरने की अंतिम जो तारीख थी, फॉर्म वो तारीख खत्म होने के 3 घंटे पहले डीएम पटेल नाम के दूसरे आदमी को भी फॉर्म दे दिया। उसने फॉर्म भर दिया। मनहर पटेल का फॉर्म रिजेक्ट किया गया। ये डीएम पटेल कौन थे? ये पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए। वहाँ टिकट नहीं मिला तो फिर कांग्रेस में आ गए। टिकट का जुगाड़ किया, टिकट मिला और हार गए। हारने के बाद फिर बीजेपी में चले गए। ये मनहर पटेल की जगह डीएम पटेल को किसने भेजा? और एक जीती हुई सीट कैसे हारते हैं? क्योंकि 11th आवर पे जब आप उम्मीदवार बदलोगे या अनसर्टेनिटी बनाई रखेंगे, तो खेल तो होगा। मतदाता भी समझ लेते हैं कि आप कितने सीरियस पॉलिटिशियन हैं या चुनाव कितना सीरियसली लेते हैं। अब उसके बाद उन्हें मनहर पटेल को भावनगर का लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। वो जानते थे 2019 में कि वहाँ वो जीत नहीं सकते, लेकिन पार्टी का आदेश था तो शहीद हो गए। उसके बाद 2022 में फिर वो भाटोड़ विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे। बतौर मनोहर पटेल, जो रघु शर्मा इंचार्ज थे, उन्होंने 25 लाख रुपए उनको माँगे। उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। वहाँ किसी और को टिकट दिया गया। फिर उन्होंने अशोक गहलोत से लेके तमाम बड़े नेताओं को बोला कि ये क्या हो रहा है भई? मुझे बोला गया था कि आपको लड़ना है। पिछली बार मुझे सॉरी-सॉरी कहा गया, जब डीएम पटेल को दिया। अब मुझे कहा गया कि आप तैयारी कर लीजिए, मैं तैयारी करके पूरा जब मुझे अब पैसे माँगा जा रहा है। जब मैंने नहीं दिए तो किसी और को टिकट दिया आपने। फिर फॉर्म भरने के आखिरी दिन 4-5 जगह पे जब उन्होंने बोला, तो फिर जिसको टिकट दिया उसका कैंसल करके डीएम ने मनोहर पटेल को टिकट दिया गया। लेकिन जो पार्टी की किरकिरी हुई वहाँ पे, उसके बाद पार्टी वहाँ से हार गई। ये कौन करता है? ये 11th आवर पे खेल कौन करता है? बिहार में भी 11th आवर पे ही खेल हुआ, जो पिछली बार आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में आते-आते रह गई। वो खेल किसने किया? पता नहीं। ये दिल्ली में बैठने वाले ऐसे कौन से राहु, केतु, शनि हैं, जो 24 घंटे कांग्रेस की कुंडली में बैठे रहते हैं। अब दीपक बाबरिया देखिए, डायलिसिस पे हैं। जहाँ जाते हो पार्टी को डायलिसिस पे करवा देते हैं। और एक गुजरात के बड़े नेता है, वो सामने में बैठते हैं। 50-60 लोगों से बात करने के बाद एक कुछ चीज़ें सामने आई कि कुछ नेताओं का ये भी कहना था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश ये गुजरात से लगे हुए, महाराष्ट्र ये गुजरात से लगे हुए राज्य हैं। गुजरात बाय एंड लार्ज ट्रेडिंग कम्युनिटी का राज्य है। वहाँ व्यापारी व्यापार होता है। तो गुजरात में आप कोई महाराष्ट्र का आदमी, राजस्थान का या मध्य प्रदेश का, ऐसा आदमी दीजिए कि गुजरात के लोगों को लगे कि ये अपने राज्य में जो हमारे यहाँ इंचार्ज बन के आया, ये अपने राज्य में सरकार बना सकता है आगे-पीछे। जैसे अशोक गहलोत आए तो सबको लग रहा था कि राजस्थान में अगली सरकार अशोक गहलोत की बनेगी और फिर बन भी गई थी। महाराष्ट्र में अब कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं और महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार बनने का कोई चांस नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में सोल्ड आउट है, वहाँ पे कुछ चांस नहीं। आप मुकुल वासनिक को लेके आए, मुकुल वासनिक वहाँ क्या करेंगे? कुल मिलाकर पार्टी की स्थिति इतनी बुरी है कि राहुल गांधी किन से बात कर रहे हैं? वही थके हारे लोगों से। क्या ग्राउंड लेवल पे, गाँव के लेवल पे जो कार्यकर्ता आज भी अपने घर की रोटी खाकर काम करता है, क्या उससे संवाद होता है? या उससे संवाद होने करने दिया जाता है? कुल मिलाकर जब मैं पूछता हूँ, लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक के लिए ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? राहुल गांधी जी को जैसा आज उन्होंने मीटिंग ली, उन्हें महीने में 1 बार कम से कम गुजरात आना होगा।
यदि लगातार राहुल गांधी खुद स्वयं सामने होके सेनापति पद संभाल लेंगे, जैसे मोदी जी ने गुजरात में संभाल लिया है और वो महीने में 2-2, 3-3 ट्रिप्स मार रहे हैं, वैसे राहुल गांधी करे तो संवाद बना रहेगा। राहुल गांधी जी को कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी होगी। ये जो कार्यकर्ता के नाम पे जो पार्टी के दलाल आते हैं, जिन्होंने अभी तक पार्टी को हमेशा डुबाया है, ऐसे ही लोगों को साथ में लेके बैठोगे तो नतीजे क्या आएँगे? कुछ भी नहीं। आपको कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखना होगा। आपको लगातार ये भी देखना होगा कि हम स्थानीय निकाय में इतनी बुरी स्थिति में क्यों आ गए। कुल मिलाकर 2-3 जगह मुझे एक डायलॉग सुनाई दिया गुजराती में, तो मुझे हँसी भी आई और मैंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन राहुल गांधी यदि फिर से प्राण फूँके तो हो सकता है कि प्राण फूँके भी जाएँगे। नादारी नोंदई नादारी नोंदई दिगिचे, मतलब पार्टी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। पार्टी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। ये जो एक आम कार्यकर्ता के बीच में दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि पार्टी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। उससे उभरने के लिए जैसे दिवालिया कंपनी कोई कंपनी डूब रही होगी, उसमें नया कैपिटल इन्फ्यूज़ करते हैं, उसमें नया मैनेजमेंट आता है। तो यहाँ कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और वो जो कैपिटल है वो राहुल गांधी स्वयं है। उन्हें लगातार गुजरात का दौरा करता रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में नया मैनेजमेंट भी देना होगा। जिन लोगों ने अभी तक पार्टी डुबाई, इनको घर बिठाना होगा। यही थके हुए चेहरे जो 11 नाम मैंने गिनाए, कोई भी कमिटी हो यही होते हैं। जवाबदेही तय करनी होगी, चाहे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हो। और एक बात मैं अंत में कहूँगा क्योंकि फीडबैक मुझे मिला, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो लोगों से मैंने बात की। एक बात ज़रूर है, वो ये कि हर आदमी कह रहा है कि वेणुगोपाल से निजात पालो। जब तक दिल्ली में वेणुगोपाल बैठे हैं, पार्टी का ग्रहण लगा हुआ छूटेगा नहीं। ये तय करना है राहुल गांधी को। कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेते समय यदि इंडिविजुअली कार्यकर्ताओं से मिले, नेताओं के साथ मिलेंगे तो फीडबैक नहीं आएगा, क्योंकि नेताओं के डर से बोलेगा। ये नेता जो गणेश परिक्रमा करते हैं दिल्ली में, यही वहाँ कार्यकर्ताओं को आगे आने नहीं देते और चाटुकारों की एक फौज बना के अपने आस-पास घुमाते हैं और चुनाव के समय भाजपा से डील करके अपनी तो तिजोरी भर लेते हैं, लेकिन पार्टी को दिवालिया घोषित करने के लिए बहुत है, क्योंकि इसी भूमि पे यदि राहुल गांधी ने मेहनत की, तो बेहतरीन फसल उग सकती है। करने को बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिवाय परसेप्शन बेचने के, सपने बेचने के। उस परसेप्शन को ध्वस्त करके राहुल गांधी को नया परसेप्शन गढ़ना होगा। खाम हो या बादाम हो, फिर से ऑर्गेनाइज करना होगा और इसके लिए टीम तगड़ी चाहिए। ये थकेले नेताओं का विसर्जन करना होगा और शुरुआत दिल्ली से करनी, केंद्रीय केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं सालों से, उनसे। कुल मिला के जब मैं देखता हूँ, अलग-अलग लोगों से बात करके, जो फीडबैक आया उसका एनालिसिस आपके सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन एक खबर और है कि एक तरफ जहाँ राहुल गांधी गुजरात में संभावना की तलाश में नहीं आए, सरकार बनाने के संकल्प से आए हैं। वहीं तेलंगाना में उनकी जहाँ सरकार है, वहाँ विधान परिषद के चुनाव में 2 सीटें बीजेपी ले गई। ये कांग्रेस के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि नॉर्थ तेलंगाना जो बहुत हाई प्रोफाइल माना जाता है पॉलिटिकली, वहाँ के करीमनगर, मेढक, निजामाबाद और
आदिलाबाद, इन 4 जिलों की ये 2 सीटें, एक टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बीजेपी के खाते में जाना है। इसका मतलब 40 विधानसभा सीटों में खेल करेगी बीजेपी। चुनाव 2028 में है, लेकिन इंडिकेशन अभी आ रहे हैं। यदि कांग्रेस ने तेलंगाना में चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर विपक्ष में बैठना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तेलंगाना की खबर अभी-अभी आई तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ बाँटूँ। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्च।